नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो आज की कक्षा में हम दिनांक 11 और 12 अक्टूबर 2021 की जो खबरें हैं उन पर एक बार फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी की 5 मिनट जरूर लूँगा और मैं ये कहूँगा कि ये 5 मिनट आप जो है स्किप ना करें तो शायद आपको कुछ लाभ हो सकता है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके जो है अंतिम समय में बहुत से ऐसी दुविधाएं उनके पास होती है, खासकर कुछ विशेष विषयों को लेकर के। और ऐसा ही एक विषय है राजस्थान की कला और संस्कृति। वैसे तो आप इसको लगभग 1-1.5 साल पहले से लगातार पढ़ रहे होंगे, लेकिन अंतिम समय पर किस हिसाब से और कैसे हम इन चीज़ों को तैयार करें वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है जिसमें कला और संस्कृति भी सम्मिलित है, यहाँ से कुल मिलाकर के आपको 15 प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न आपके भारतीय इतिहास के आते हैं और 15 प्रश्न राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से आपके आरएस प्रीलिम्स में आते हैं। इनमें भी आप देखेंगे अगर तो मान के चलिए कि राजस्थान का जो कला और इतिहास है, इनमें से इतिहास विषय के 7 प्रश्न या 8 प्रश्न, जबकि कला के 7 या 8 प्रश्न, और ज्यादातर मामलों में 8 प्रश्न कला और संस्कृति के ही होते हैं। तो प्रश्नों को एनालाइज अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रश्न कंपैरेटिव टाइप के, मतलब आपको कोई एक सीधा सिंगल प्रश्न नहीं पूछा जाता, बल्कि या तो ये मैच द कॉलम होता है या कुछ सेंटेंस दिए होते हैं जिनमें से कुछ गलत आपको चूज करना होता है, ठीक है, या दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक से रिलेटेड चीज आपको देनी पड़ती है। और उस चीज को पढ़ने के लिए चाहिए आपके पास में ऐसा मैटर हो जो आपको कंपेयर करवा सके आपस में चीजों को। यही आर्ट एंड कल्चर आगे आपको मेंस परीक्षा में भी प्रश्न देता है, तो इसकी महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। एक कोर्स है आरएस जंक्शन ऐप पर जिसका नाम है राजस्थान कला एवं संस्कृति। इसमें ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए ये सम्मिलित है। ध्यान रखिए, केवल यही टॉपिक सम्मिलित है। इसमें कोई आपको राजस्थान के लोक संत, देवी देवता जैसी जो चीजें रटने वाली हैं वो नहीं मिलेंगी। इसमें केवल जो राजस्थान की कला है, जिसमें चित्रकला हो गई, ठीक है, लोक कलाएं हो गई, नाट्य कला हो गई, संगीत हो गया, वेशभूषा हो गई, हमारी हस्तशिल्प कला हो गई, और इसके साथ साथ स्थापत्य कला। तो जो हमारी अमूर्त कला के जो विभिन्न रूप है या मूर्त कला के जो विभिन्न रूप हैं, उन रूपों को दर्शाने का प्रयास मैंने इसमें किया। तो संस्कृति नहीं है इसमें पूरी की पूरी कला है। अब संस्कृति इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि भाई आपको पता है लोकगीत और वाद्य यंत्र ये सब आपकी संस्कृति से भी जुड़े हैं, कला से भी जुड़े हैं। तो इनको मैंने इसमें कवर अप किया है। मैं एक बार आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों ये जो कला और संस्कृति ये बाकी मैटर जो आपको अवेलेबल है उससे अलग है। अगर आप 2 मिनट देंगे तो आप इसे जरूर समझ पाएंगे। तो देखिए, यहां पर कुछ मेरे पास में जो है इसमें कुछ क्लासेस है। 4 पार्ट में मैंने इसको बांटा है। पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, फोक म्यूजिक एंड डांस, ड्रेसेस एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान और आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। 4 प्रश्न आप मान के चलना, मैं परीक्षा होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि 4 प्रश्न इन चारों टॉपिक्स में से आपको मिलेंगे। एमसीक्यू टेस्ट इसके बाद में मैंने आपको दिए हैं। टोटल 5 टेस्ट हैं, जिनमें से पहले 4 में 25 क्वेश्चन है और एक में आपको 13 क्वेश्चन मिलते हैं। अब अंतर देख लेते हैं हम कि मैटर का अंतर क्या है। सपोज कीजिए आपको राजस्थान का आर्किटेक्चर पढ़ना है, ठीक है, राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे आप? इंट्रोडक्शन के साथ में आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेंस परीक्षा में आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि 2016 में पूछा गया कि भारत में जो राजस्थान में जो दुर्ग स्थापत्य कला है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस तरह के प्रश्न। तो शुरुआत हम वैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ मैं इसमें विशेष चीजें दिखाना चाहूंगा जो मैंने इसमें सम्मिलित की है। तो जैसे मैं राजस्थान की स्थापत्य कला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने शुरुआत में पूरा इसमें इंट्रोडक्शन दिया है आपको। स्टार्टिंग जो हमारे स्थापत्य कला की, स्थापत्य मूल रूप से निवास से जुड़ा हुआ है, चाहे वो निवास मनुष्यों का हो चाहे देवताओं का हो, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए मैंने एक एक काल को कवर किया है। अलग अलग काल में हमारे यहाँ क्या स्थिति थी, कंपैरेटिव रूप से आप ये जान सके कि कोई एक विशेषता किस कालखंड में थी, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में जब मैंने किलों को शुरू किया है तो मैंने किलों के बारे में उनकी डिटेल्स दी है। कौन से किलों के निर्माण के अलग अलग कालखंड में क्या आवश्यकताएं थी। मसलन की 13वीं शताब्दी में जब बहुत बड़ी मात्रा में बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों के युद्ध हो रहे थे तो सुरक्षा को ज्यादा प्रधानता दी गई। फिर उसके बाद में मंदिर निर्माण पर मैंने बात की, जलाशय, मंदिर स्थापत्य कौन कौन से काल में किस किस तरह से रहा, उसकी कुछ विशेषताओं पर बात की, ठीक है। इस तरह की चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्थापत्य को पढ़ने की शुरुआत की,
तो स्थापत्य को पढ़ने की शुरुआत में किलों के बारे में जानकारी, ठीक है, उनके प्रकारों की जानकारी, और उसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन कैसे? जैसे कि आप देखेंगे अलग अलग किलों के संस्थापक कौन है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ होती है हमेशा। आप में से ज्यादातर छात्रों के साथ दिक्कत यह है कि भाई सर हमको संस्थापकों का पता ही नहीं है, कौन किसका संस्थापक है। तो कंपैरेटिव एक ही जगह पर अगर आपको सारे मिल जाएं तो आपको क्या अलग अलग पन्ने पलटने की आवश्यकता होगी? तो जो काम आप 10 मिनट में करोगे वो काम यहाँ 1 मिनट में हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा भाई सर जोधपुर और बीकानेर के जितने भी किले हैं वो राठौड़ों ने बनाए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गागरोन के किले तो परमार राजाओं ने बनाए। यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि यार अचलदास खींची किस कहां से संबंधित है, तो भाई गागरोन से संबंधित परमार राजा वहां पर थे जिन्होंने इसका निर्माण किया। रणथंभौर चौहान राजाओं ने बनाया, बूंदी का किला हाड़ा के राजाओं ने बनाया, ठीक है, हाड़ा राजाओं ने। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जैसे आगे स्थापना कब हुई तो पूछ लेंगे कौन सा किला सबसे पहले स्थापित हुआ। अब कोई भी एक जगह आपको नहीं देगा ये मैटर, लेकिन यहां पर मैंने पूरा क्लियर किया कि 10वीं शताब्दी तक कौन से किले बने, कौन सी शताब्दी में कौन सा, और इनको ढूंढने में बहुत समय लगा है। इस कोर्स को मैंने 2 महीने में पूरा किया था 2020 में, और ये चीजें चेंज नहीं होती है, इसलिए ये आज भी आपके लिए उतना ही प्रासंगिक है। सारे किले जो है वो इसी तरह से बताया। फिर बात आती है कि सर किलों में कौन कौन से गेट हैं। गेट्स को लेकर, पोल को लेकर खासकर आप बहुत परेशान रहते हैं, तो मैंने एक एक जो किले में जो पोल हैं उनकी पूरी कंप्लीट लिस्ट बना करके मैप, माइंड मैप बना करके बताने की कोशिश की है। इसी तरह से आप जो है पत्थर का प्रयोग, कि कौन से किले में कौन से पत्थर का प्रयोग किया है, तो वो चीजें मैंने यहाँ पर पूरा पत्थर का प्रयोग, जैसे अलवर में स्थानीय है, भरतपुर में ईंट पत्थर मिट्टी से किला बना गया है। पूछ लेते हैं कौन सा एक दुर्ग मिट्टी से बनाया हुआ है, जैसे आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे में ये आपके प्रश्न का उत्तर है। दुर्ग में निर्मित बुर्जें, कितनी बुर्जें हैं, क्या विशेषताएं। अब आप देखिए, इससे बेहतर अगर कहीं पर मैटर मिल जाए तो आप मुझे भी जरूर शेयर करना, मैं भी कोशिश करूंगा कि पढ़ूंगा। तो यही चीज मैंने लगभग हर चीज में की है, हर जगह, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो आपका स्थापत्य हो, चाहे वो आपका फोक म्यूजिक से पेंटिंग से रिलेटेड क्लासेस हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चलिए मेवाड़ की पेंटिंग स्टाइल्स पढ़नी है, कैसे पढ़ोगे? मैंने वीडियोस भी बनाए और मैंने फोक डांसेस को पूरा दिखाया आपको बाकायदा, फोक डांसेस होता कैसा है। तो मारवाड़ चित्रकला शैली आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, ठीक है, मेवाड़ चित्रकला में क्या क्या उसकी विशेषताएं, क्योंकि मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सारी चीजें कंप्लीट मैंने यहाँ पर बताई है। इसी तरह से इसकी फिर वर्णन, जो उसके भाग है उन पर बात हम कर रहे हैं। इसमें भी उनकी लोकेशंस मेन है, आपको पता ही नहीं होता है कि सर लोकेशन भाई नाथद्वारा उदयपुर से किधर स्थित है, देवगढ़ किधर स्थित है, तो यहां पर आपको चारों सेंटर्स एक बार में दिख जाएंगे कि देवगढ़, नाथद्वारा, चामुंड कहां कहां है। ये आपको मदद करेगा। मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं बहुत पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते ही आते हैं मेंस में, ठीक है। फिर आता है तुलनात्मक अध्ययन कि चित्रकला की विषय वस्तु क्या रही। तो भाई चित्र सामने है, उसको देखिए और पता चल जाएगा कि उसमें क्या दिखा रखा है। तो भाई पौराणिक कथा है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, धार्मिक भावपूर्ण है, राज दरबार के दृश्य हमको दिखते हैं, ये आपको मेवाड़ की चित्रकला में पता चल गया। इसके बाद में अगर आप नाथद्वारा पर बात कर रहे हैं तो नाथद्वारा की विशेषताएं, फिर पिछवाइयों के बारे में, देवगढ़ के बारे में, देवगढ़ शैली के कुछ चित्र, मैंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन फिर से कि भैया कौन सी में कौन से रंग का प्रयोग है, कैसे पता चलेगा। यहां पर देखिए आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको बताता है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया कहां पर कौन से कलर का प्रयोग है। तो क्या ये मैटर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? अब ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में ही नहीं मेंस में भी काम आने वाला है, और इसीलिए मैं आपका ये समय ले रहा हूं, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा मेरा प्रयास जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। 250 रुपए का ये कोर्स आपको आर्य जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है। 118 से भी ज्यादा छात्र इसमें जुड़े हुए हैं, और आप भी चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कहूंगा आप इसे लेकर के दुखी नहीं होंगे, आप कहेंगे कि आपको बहुत अच्छा जो है चीजें मिली है। खासकर वस्त्र कला पर, आपके जो ललित कलाएं हैं उन पर बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की है। तो संक्षिप्त समय में अगर आप इनको तैयार करना चाहते हैं तो ये चीज आपके लिए है, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। चलिए तो हम तो आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, हमारी आज की क्लास पर। तो 11 और 12 अक्टूबर की कक्षा आज हम लेंगे। तो जो छात्र उस कोर्स का फायदा लेना चाहते हैं आर्य जंक्शन ऐप पर जा सकते, वहां से आपको इसका फायदा मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। कुछ विशेष बिंदु 11-12 का इसलिए क्योंकि 13-14 की क्लास भी मैं ले लूंगा जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन 6 प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। प्रश्न मैंने आपको जैसा बताया, आपके लिए एक एमसीक्यू कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आर्य जंक्शन ऐप पर है,
वहां पर इसके प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 5-5 प्रश्न डेली मैं पूछता हूं वहां पर, और आप कंपैरिजन कर सकते हैं बाकी छात्रों की तुलना में, अपने प्रदर्शन को देख सकते हैं कि आपके जैसे और छात्र कितना बेहतर कर रहे हैं। वहां पर रैंकिंग आपकी पहली वाली जो प्रदर्शन होता है, परफॉर्मेंस, उसी के आधार पर होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप जो भी करें वो क्लास को देख करके करें। इस क्लास को देखने के बाद अगर वहां करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, और आपको ये भी पता चलेगा रिटेन कितना कर रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान मिला है। तो ये जो इंडेक्स है, जस्ट अ मिनट, ओके, आई होप कुछ दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं है। तो एक इंडेक्स पासपोर्ट्स के लिए जारी किया जाता है, तो वीजा फैसिलिटीज को लेकर के अलग अलग देशों द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं और कैसी सुविधाएं वो दी जाती है, उसको लेकर के ये पासपोर्ट इंडेक्स आता है। दुनिया के सभी पासपोर्ट्स की मूल रैंकिंग इसको माना जाता है, और ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक व्यक्ति जो है वो कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। मतलब आपको पर्यटन में, यात्रा में कितनी सहूलियत है। अलग अलग कामों से आप बाहर जाते हैं तो आपके देश ने आपके लिए कितने विशेष देशों के साथ करार करके आपको जाते ही ऑन अराइवल वीजा या फिर बाकी चीजों की फैसिलिटी दे रखी है। इसे क्रिश्चियन एच कैलिन नामक जो व्यक्तित्व हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया था, और ये जो व्यक्तित्व हैं इन्हें हेनले एंड पार्टनर्स का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, अध्यक्ष है ये, उन्होंने इसे स्थापित किया। हर 6 महीने में ये रिपोर्ट आती है। भारत की बात करें, हम 90वें स्थान पर है, पिछली बार हम 89वें स्थान पर थे, तो हमारी रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली है। 199 देशों को इसमें सम्मिलित किया है, 2006 से शुरू है, और जितने भी हमारा जो डेटा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, उस पर ये डिटेल्स हमको देता है। भारत के पास कुल 58 देशों के लिए जो है वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति है। मतलब अगर आप भारत का पासपोर्ट धारण करते हो तो आप 18 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हो, कोई वीजा की जरूरत आपको वहां पर नहीं होगी। चलिए अब आता है पर्यावरण से जुड़ा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा लगातार होती है, और इसी क्रम में एक और नए टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये एक विशेष निकाय है जिसको आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन स्थापित किया गया है, और ये हमारे यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना जिसको हम कहते हैं, जो कि 1973 में शुरू की गई थी श्री कैलाश सांखला पर्यावरण जिनको कहा जाता है, उनके नेतृत्व में, तो उसमें जो है ये काम करता है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, एक नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य का जो संयुक्त एरिया है उसको नए टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो नया टाइगर रिजर्व के रूप में इसको नामित किया गया है। एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका स्थापना जो है एक्ट के तहत हुई है। एक्ट कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण एक्ट। तो 2005 में जो है 6 में एक परिवर्तन किया गया था, 2005 में इसकी स्थापना हुई और एक परिवर्तन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। अगर हम बात करें इस टाइगर रिजर्व की, तो ये छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व जो है, ये जो 3 रिजर्व है, इनके बाद चौथा रिजर्व होगा आपका ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित है? उड़ीसा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीनों के बीच में स्थित है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग करके इसको 2000 में गठित किया गया था, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो है आपको जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं। खास करके जो धातुओं के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का काफ़ी नाम है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों ही क्षेत्र इस्पात और इनके लिए काफ़ी माने जाते हैं। बाघ अभ्यारण्य को 1973 में, बाघ परियोजना जो है उसको 1973 में WWF के सहयोग से शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की सहयोग से इसे शुरू किया गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, संरक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत लिया जाता है, और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अधीन है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से जो है आपका जो आर्टिकल, कौन सा एक्ट है जिसके अधीन इसको लिया गया है, तो वो चीज भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अभ्यास की। भारतीय नौसेना, जापान की सेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट, ये चारों देश जो क्वाड आपने पढ़ा है, मैंने बार बार आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, QUA और D, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है
उसके सदस्य हैं चारों, और इन चारों के बीच होता है ऑपरेशन मालाबार। कभी सिंगापुर भी इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है मालाबार का दूसरा चरण इसका आयोजित हो रहा है। पहला चरण इसका शुरू में हुआ था फिलीपींस सागर में पिछले महीने। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको करंट अफेयर्स में भी दिया है। दूसरा चरण इसका आयोजित हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो 2 चरणों में अब की बार ये अभ्यास हो रहा है। और भारतीय नौसेना की तरफ से INS रणविजय और INS सतपुड़ा, जबकि लंबी दूरी का गश्ती विमान P8I, इनको P8I जो है ना, ये गश्ती विमान भी है और इसके साथ साथ ये पनडुब्बी रोधी विमान भी है। ये याद रखना, हमेशा पूछ लेगा आपसे परीक्षा में। और एक पनडुब्बी भी इसमें हमारी भाग ले रही है। तो बस ये ध्यान रखना है कि 2 चरणों में है। दूसरा चरण आपके बंगाल की खाड़ी में, 4 देश हैं, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बेसिक कुछ जानकारियां हैं इस अभ्यास के बारे में। शुरुआत 1992 से हुई, वार्षिक अभ्यास है, द्विपक्षीय के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब जटिल हो गया है बहुत ज्यादा। इसमें इसके जो है सदस्य हो चुके हैं, 4 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मालाबार का 25वां संस्करण 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के साथ में हो रहा है। ठीक है, और सभी देशों के बीच में अंतर संचालनीयता, ठीक है, इंटर ऑपरेटिंग जो है ना, उसको दर्शाता है। आगे बढ़ने से पहले जैसा मैंने बताया, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे हैं आर्यस जंक्शन ऐप पर। तो जो छात्र अभी तक इसको नहीं लिया है वो इसको जरूर देखें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप वहां जाकर ज्वाइन करें। हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, मंथ वाइज आपको समरी मिलेगी, और फिर बाद में मैं आपके लिए एक अलग कोर्स लॉन्च करूंगा जिसमें आपको पूरे साल भर के 12 टेस्ट मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। 150 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे वो, और उनमें आपको आप मान के चलिए कि 1800 प्रश्न आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे पूरे करंट अफेयर्स के। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं हमारा एक कोर्स भी है बुक के रूप में, PDF के रूप में, RS 2021 के लिए, और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो कई छात्र मुझे कहते हैं सर आप अभी क्यों बता रहे हैं, अब तो एग्जाम आ गया है। देखिए अभी तक कॉल लेटर नहीं आया, पहली बात तो, और दूसरी बात ये आपको मेंस में भी मदद करने वाला है, क्योंकि मेंस आपका अगर अभी प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस जनवरी फरवरी में होगा, तो वहां पर भी मदद होगी। रिवीजन के लिए काम आता है, 250 रुपये खर्च करके आपको अपना रिवीजन काफी बेहतर तरीके से करने का मौका यहाँ से मिलता है। तो जो नोट्स बना रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं बना पा रहे हैं, जो जॉब में है, ऐसे छात्रों को ये लाभ दे सकता है। और आज के दौर में जहां लोग 50-50, 60-60 हजार रुपए लूट करके आपको घटिया क्वालिटी का मैटर देते हैं, उसकी तुलना में ये विश्वसनीय है, क्योंकि ये आपके ही साथी एक छात्र द्वारा तैयार किया जा रहा है। कोई टीचर इसको तैयार नहीं कर रहा है। मैं एक छात्र हूं, आपकी तरह अभ्यर्थी हूं जो कि एग्जाम दे रहा है, तो मैं जो मेहनत करता हूं वो आप तक पहुंचाने का काम करता हूं, जिससे मेरा पारिवारिक जो एक्सपेंशन वो भी चलता है और आपका काम भी होता रहता है, मेरा भी होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि जब तक हम पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी लागत में कमी आए, और इसलिए रेलवे में खास करके सरकार ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनके माध्यम से सरकार ने लागत को कम किया। जैसे कि एक डबल स्टेक ट्रेन का एक बार शुरुआत हुआ था, जिसमें जो आपके ट्रेन के रैक्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख करके, डबल रैक रख के, ताकि एक ही बार के फेरे में आप दोगुना सामान पहुंचा सके, उसका प्रयास किया, जिसमें लागत भी कमाती है, ईंधन की कॉस्ट भी कमाती है। उसी तरह से अब दक्षिण मध्य रेलवे, जो कि रेलवे का ही एक भाग है, उसके द्वारा लंबी दूरी की, मतलब 3 मालगाड़ियों को आपस में जोड़ करके 177 वैगन वाली मालगाड़ियां चलाई जा रही है। पहली बार इसको लॉन्च किया त्रिशूल के नाम से और दूसरी गरुड़ के नाम से। तो ये त्रिशूल और गरुड़ शब्द अगर कभी दिखे तो ये किससे जुड़े हुए हैं, आपके मालगाड़ियों के संचालन से। ठीक है, तो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना को दोगुनी या उससे ज्यादा करके, और महत्वपूर्ण सेक्शंस पर एक तो ट्रेनों की भीड़ को कम करना और ज्यादा मात्रा में सामान को पहुंचाने का प्रयास यहां पर हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया, त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की रेलगाड़ी है जिसको 177 वैगन में सम्मिलित किया गया है। 8 अक्टूबर को गुंटकल डिवीजन के रायचूर से सिकंदराबाद डिवीजन के लिए इसको भेजा गया, एक और ट्रेन को, और इसे गरुड़ नाम दिया गया। ठीक है, तो त्रिशूल गरुड़ नाम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। कोस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है जो फ्रेट्स होता है उसको आवागमन करने के लिए इसे शुरू किया गया। इस्पात मंत्रालय, ये वो मंत्रालय है जो मुख्य रूप से आपके इस्पात के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, और लौह अयस्कों के से लेकर के और अन्य कई अयस्कों की खोज भी ये करता है। इसी के अधीन एक उपक्रम है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसको कहते हैं हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस NMDC को पर्यावरण स्थिरता की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। किस श्रेणी में? एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी।
तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए इसको क्या दिया गया, गोल्डन अवार्ड दिया गया है। इसी तरह जो ये एनएमडीसी है, इसके अधीन एक कुमार स्वामी लौह अयस्क खान है जिसको प्रबंधन में प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है। एनएमडीसी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन कंपनी है और ये जो अवार्ड मिला है ये सतत विकास फाउंडेशन, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है, एक काम देश के नाम, इसकी एक इकाई के रूप में ये काम करता है, ठीक है। तो सतत विकास फाउंडेशन द्वारा दिया गया। देहरादून में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, 10वां सम्मेलन इसका, तो इस सतत विकास फाउंडेशन में इसको अवार्ड दिया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है एनएमडीसी? एनएमडीसी क्या कर रहा है? एनएमडीसी करता है खनन। खनन के बाद में खनन साइट से होता है वायु प्रदूषण और भी जल प्रदूषण, बहुत सी तरीके के। लेकिन अगर हम सही तरीके से सतत खनन को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों को वापस से हरित क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है और उन क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा सकती है जो लोगों के लिए लाभदायक होती है। ऐसा ही कुछ प्रयास इसने किया है। 1958 में एनएमडीसी को स्थापित किया गया इस्पात मंत्रालय के अधीन और ये मूल रूप से आपके लौह अयस्क, तांबा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन और ग्रेफाइट जैसी चीजों की खोज में शामिल है। हीरे की जो हमारी पन्ना खान है वो भी इसी के अधीन है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है गोल। गोल नामक ये कार्यक्रम जो है, GOL, ये GOAL नहीं है, ये है GO और L। तो गोल नामक कार्यक्रम जो है इसको हाल ही में शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। गवर्नमेंट, हमारा जो जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके साथ मिलकर के। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय पे प्रश्न भी आपके अभी प्रीलिम्स में आया था IAS में, जिसमें पूछा गया था कि आपके जो वन्य अधिकार जो है उनका अधिनियम 2006 का, वो किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो प्रश्न आपको पूछा गया था। ऐसे बहुत से प्रश्न और भी आपको RS में भी मिल सकते हैं। तो पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई ने जो है फेसबुक इंडिया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के इस कार्यक्रम को जो है संबोधित किया। इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है? इस कार्यक्रम में ऐसी महान जो विभूतियां हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे कि आपके बाईचिंग भूटिया हो गए, ठीक है, इस तरह के लोगों को इसमें बुलाया जाता है। तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नाम है कार्यक्रम का, GOL, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी युवाओं को उनके पेशेवर आर्थिक उत्थान को कौशल विकास के जरिए गति देना। तो कौशल विकास, डिजिटल माध्यमों के माध्यम से उनको कौशल विकास के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम है GOL, जो कि फेसबुक इंडिया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। बस इतना ही है। करंट में ज्यादा कुछ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन बहुत सारगर्भित काम का है आपके। तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें इसी तरह। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।